कुछ ऐसी खबरें थी जिसको लेकर मैंने पूछताछ की थी मंत्री जी से व्हाट्सएप पे, और उसके बाद वो बहुत आग बबूला हो गए। उन्होंने मुझे कॉल किया और अब हम दोनों के बीच की बात है कि क्या है। मैं उस दिन मेरे मन से एक बात निकली जो मैंने लिखा भी है कि अगर एक पत्रकार को कोई नेता धमका सकता है तो पत्रकार भी तो चुनाव लड़ सकता है। क्यों वो धमकी क्यों सहते रहे हमेशा? अगर ये परिपाटी बन गई है मीडिया की, अगर चुनाव की बात जहाँ तक कहें कि मैंने कह दिया तो पीछे तो नहीं हटा जा सकता है। अब तो ये समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब मुझे इतना उत्साह मेरा बढ़ा रहे हैं तो सारे लोग अगर सहयोग करते हैं तो ज़रूर 2024 में मैं चुनावी मैदान में उतरूंगी। ये तो मैंने भी ठान लिया है। आपको याद होगा पिछले चुनाव में हमने सूर्य सिंह बेसरा की शिकायत की थी, लिफाफा थमाने की कोशिश हुई थी मुझे। मैंने डीसी को शिकायत की और मजिस्ट्रेट के बयान पर, और ये केस साक्षी थाने में दर्ज हुआ। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम बात करेंगे जो कोरोना काल में तमाम सारे पत्रकार जो है कोरोना के भेंट चढ़ गए, और लगातार इसके लिए कई पत्रकार संगठनों ने, व्यक्तिगत तौर पर तमाम लोगों ने आंदोलन चलाया और झारखंड सरकार से मांग की कि वैसे पत्रकारों की आप ज़रूर कुछ मदद करें या कोई मुआवजा की घोषणा करें या कोई रास्ता निकाले। इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ कोल्हान के अंदर भी चलता रहा, झारखंड के अलग अलग शहरों से आंदोलन चलता रहा, लेकिन झारखंड सरकार की तरफ से कोई आश्वासन अभी तक नहीं आया। हमारे साथ अनी अमृता जी हैं। पिछले 18 सालों से पत्रकारिता में ये पूरे झारखंड और कोल्हान की हम बात करें तो एक ऐसी महिला पत्रकार जो निष्पक्षता के साथ ये काम करती रही, और लगातार कोरोना काल में भी हर किसी की, वो पत्रकार हो या आम आदमी सबकी आवाज़ वो उठाती रही हैं। इनसे भी हम समझेंगे कि आखिर सरकार जब पत्रकारों की बात आती है तो इतनी निकृष्ट क्यों हो जाती है या असंवेदनशील क्यों हो जाती है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे और तमाम जो आज के वर्तमान हालात है उस पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले बातचीत करने के लिए आपका स्वागत है। पत्रकार सबकी व्यथा सुनता है, सबकी परेशानियों को लोगों तक पहुंचाता है, लेकिन जब हम लोगों ने देखा इस महामारी में वो सबसे ज़्यादा मुश्किल में रहा और इसमें भी काम करता रहा, लेकिन उसकी जो है मदद करने के लिए ना तो वैसे सरकार सामने आई, ना ही कोई समाज का बड़ा तबका। क्या दिक्कत है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकार को सच दिखाना है, और कहीं ना कहीं सच से लोग भागना चाहते हैं या सत्य को देखना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं पत्रकार का इस्तेमाल करें। कहीं ना कहीं ये चीज़ें बाधा बनती हैं कि आज तक कोई एक नीति नहीं बन पाई। अगर हम खासकर अपने राज्य की बात करें, वैसे तो देशव्यापी समस्या है, लेकिन हम चूँकि झारखंड में हैं और झारखंड की बात करें तो बेहतर होगा, क्योंकि बाकी सभी राज्यों में तमाम परेशानियों के बावजूद, देखिए कोरोना का जब ये समय आया, सबने मुआवजे की घोषणा की, कोरोना योद्धा घोषित किया। कई तरह की आपने सुनी होगी, उड़ीसा ने किया, बंगाल ने किया जहाँ इतना एंटी मीडिया माहौल है, यूपी ने किया, लेकिन झारखंड में अभी तक पत्रकारों को कोरोना योद्धा का दर्जा हासिल नहीं है। आप देखिए, हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि जो हम लोगों ने आंदोलन किया है, राज्यों ने इलाज भी फ्री कोरोना, बिल्कुल बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हो सकता है कि आने वाले समय में हेमंत जी कुछ लाएं, क्योंकि उन्होंने संकेत तो दिए हैं पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। मैं आपको छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी कि जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ उसके लिए हमें अभियान चलाना पड़ा ट्विटर पर कि पत्रकारों को वैक्सीनेशन किया जाए। तो लोग समझे नहीं कि वैक्सीनेशन में कोई रोक है क्या। बहुत लोगों ने मुझसे ट्विटर पर पूछा, बात रोक की नहीं है। हम तो दिन रात काम कर रहे हैं 24 घंटे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उस तरह से नॉर्मल तरीके से जाके लें, क्योंकि हमें तो काम करना है 24 घंटा उन परिस्थितियों में जहां मरने का खतरा है। तो हमारे लिए प्राथमिकता के आधार पर अलग से व्यवस्था कर दी जाएगी, हमारा समय भी बचेगा और हमें महसूस भी होगा कि हमारा ख्याल भी रखा जा रहा है। तो ये एक लड़ाई थी। जैसे कि जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स घोषित किए गए तो उसमें पत्रकारों को आधिकारिक तौर पर नहीं शामिल किया गया। हम खुद को कह रहे हैं, पब्लिक हमें कह रही है, सरकार नहीं कह रही है। तो जब वो फॉर्म आया तो उसमें फ्रंटलाइन वॉरियर्स में जब सबको दिया जा रहा था तो पत्रकारों को देने की कोई बात नहीं थी, हम उसको कवरेज कर रहे थे। आप देखिए, हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के लिए पीएफ कटवाते हैं कि फलाना संगठन पीएफ नहीं काट रहा है। कई ऐसे पत्रकार संगठन हैं, कई ऐसे पत्रकारिता के संस्थान हैं जहाँ पीएफ नहीं कटते हैं। बड़े बड़े चैनल होने का दावा करने वाले लोग पीएफ नहीं काटते हैं। ये हमारी व्यथा है। मेरे साथ खुशकिस्मती ये रही कि हमने 17 साल एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जहाँ सैलरी भी मिलती थी, पीएफ भी कटता था, मेडिकल की भी सुविधा थी। अब पिछले 1 साल से मैं दूसरे चैनल में आ गई हूँ और अब धीरे धीरे इसी तरह से अब जो है स्वतंत्र पत्रकारिता फिलहाल कर रही हूँ और आगे हो सकता है कुछ नया वेंचर करूँ, क्योंकि अभी कुछ मेडिकल रीज़न से मैं ब्रेक पर हूँ। लेकिन अब
अब ये व्यथा मैं ज़्यादा अच्छा समझ सकती हूँ। शुरू से मैंने देखा है कि जो असंगठित क्षेत्र है पत्रकारों का, कोई ब्लॉक में काम करता है, कोई छोटा छोटा पोर्टल में काम कर रहा है, तो उन सब के लिए आखिर क्या व्यवस्था है? क्योंकि न्यूज़ तो सबको पढ़ना है। हम और आप बिना अखबार के नहीं रह सकते हैं, बिना पोर्टल के नहीं रह सकते, हमें न्यूज़ देखना है। पर उस न्यूज़ को लाने वाले को हम सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, हम उसको समझते नहीं कि उसकी क्या समस्या है या उसके लिए हम कुछ अलग करें। आप पिछले दिनों हमारे बुक के विमोचन में आए थे, हमने जो बुक लिखी है, मेरी पहली पुस्तक ये क्या है, उसका टैगलाइन यही है कि पुलिस की तरह पत्रकार भी अपनी ड्यूटी पर होता है। पुलिस अगर क्वेश्चन पूछता है किसी से, किसी की माँ मर गई है, तो भी वो पूछता है ना, शक करता है घर में कौन था नहीं था, तो उसको लोग कहते हैं पुलिस ड्यूटी कर रही है। लेकिन अगर पत्रकार वहाँ पहुँचता है मर्डर वाली जगह पे, तो लोग बोलते हैं देखो ये ऐसा पूछ रहा है, काफ़ी बुराई भी करते हैं, खिंचाई भी करते हैं। पत्रकार भी एक इंसान है, वो किस इमोशन से गुजरता है उस स्टोरी को कवर करने में, ये मैंने अपने बुक में बताया। तो जैसे पुलिस ड्यूटी कर रही है, हेल्थ वर्कर्स ड्यूटी कर रहे हैं, हम पत्रकार तो सबसे ज़्यादा आप सबके संपर्क में हैं। तो कोरोना से सबसे ज़्यादा खतरा हमें है, तो कोरोना योद्धा तो हम ही असली हैं, लेकिन हमें आप अब तक स्वीकार नहीं किए। और बात शशि जी सिर्फ इतनी नहीं है कि कोरोना योद्धा स्वीकार कर लें, आप हमें क्या सुविधा देते हैं, आप मुआवजा क्या देते हैं, और हर समय, ये आज तो कोरोना है, हर समय हम मौत के साए में काम करते हैं। तो उन स्थितियों के लिए, जो आपात स्थिति में अगर मौत हो जाए, तो आपने क्या व्यवस्था की है? पिछली सरकार के कुछ पहले 5 लाख मुआवजे की घोषणा हुई थी, और उसकी शुरुआत भी हुई थी। खुद तत्कालीन सीएम रघुवर दास जमशेदपुर भी आए थे, उन्होंने पत्रकार के एक परिवार को मुआवजा दिया था। फिर धीरे धीरे ये चीज़ें दब गई और पता नहीं क्या हुआ उस 5 लाख की स्कीम का। और तो ये सारी बातों को रखे हैं हम लोगों ने। AISM जो संगठन है, चाहे प्रेस क्लब है या कृष्ण बिहारी मिश्र वरिष्ठ पत्रकार हैं रांची में, उन्होंने भूख हड़ताल की, तमाम सब चीज़ें चली हैं। ट्विटर पे अभियान चला है और मुख्यमंत्री ने एक चैनल में कहा भी कि हाँ मैं जल्दी इस पर कुछ कर रहा हूँ, और विधानसभा अध्यक्ष कुछ संकेत भी दे रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जो तात्कालिक घोषणा में भी इतनी देर क्यों हो रही है? कोरोना योद्धा और 5 या 10 लाख मुआवजा जो दूसरे उनके लिए हम मांग रहे हैं, सबके लिए नहीं, जिनके जो इसमें खो गए, हम तो सबके लिए नहीं मांग रहे ना। जो इस कोरोना में, जिसको कोरोना ने ले लिया है, वैसे लोगों के जिनके परिवारों का कोई भरण पोषण करने वाला नहीं। इसमें कई लोग सवाल ये पूछते हैं कि भाई पत्रकारों को क्यों सरकार करे, इसलिए कि उन्हें तो संगठन से उनकी जो है जो मीडिया हाउस उन्हें पैसा मिलता है, उन्हें सैलरी मिलता है, वो कौन सा वो फ्री में काम करते हैं। जबकि समाज को भी जब ज़रूरत होता है तो पत्रकार ही ढूंढते हैं, और सरकार को भी जब विषम परिस्थिति हो तो अपनी बात पहुंचाने के लिए आपके कंधों पर डाला जाता है। तो इस तरीके से क्यों, क्या मैं बताती हूँ, इसमें हमें अपने गिरेबां में भी झांकना होगा। आपने कभी सुना कि कोई टाटा स्टील का एम्प्लॉय कभी आके DC ऑफिस में कह रहा हो कि मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, या हमारे पिता का देहांत हो गया, हम कहाँ जाएं? क्यों? क्योंकि संस्थान इतना मजबूत है अपने कर्मचारियों के हित को लेकर। आप देखिए, अलग से उनके वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो रही है, टाटा स्टील ने खरीद लिया, बहुत सारी चीज़ें आप सुन रहे हैं। उन बच्चों के ग्रेजुएशन तक की व्यवस्था होगी, जो कोरोना काल में चले गए, ये होगा वो होगा, हो गया। वो तो अपने संस्थान के लिए खुद तैयार है। हमारे यहाँ तो संस्थान ये मानने को तैयार नहीं है कि जो मारा गया पत्रकार वो मेरा था। बड़े बड़े अखबार, बुरा लगेगा, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ कि मुझे व्यक्तिगत लड़ाई लड़नी नहीं है, बड़े बड़े अखबारों ने छापा कि फलाने फलाने पत्रकार मारे गए कोरोना में, लेकिन उनके नीचे उन्होंने ये नहीं लिखा कि हाँ भाई ये इस अखबार का संवाददाता था। किसी ने नहीं लिखा, एक साथ एक लगा दिया स्टिकर, ये फोटो, ये पत्रकार। बहुत बड़े एक चैनल है, उनके एक रिपोर्टर रांची में कोरोना में शहीद हो गए। हम तो शहीद ही कहेंगे। ये हमारे पत्रकार संगठनों ने हमसे गुजारिश की है कि कृपया शहीद का इस्तेमाल करें। ये शहीद हो गए, तो उस बड़े चैनल पर उनका नाम तक नहीं आया कि हाँ ये हमारे पत्रकार थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं। आप प्रतिदिन के हिसाब से आप स्टोरी देते हैं और आपको पैसा मिलता है। ज़्यादातर लोग PF भी नहीं काटते हैं। अच्छे अच्छे संस्थान हैं जो PF काटते हैं। बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउसेज हैं प्रिंट के भी जो अच्छा से अपने कर्मचारियों को न सिर्फ देख रहे हैं, बल्कि उनके यहाँ ऐसी कोई विवाद भी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही हो गया ना, एक तो खुल भी रहे हैं ज़्यादा संख्या में पोर्टल, तो ये कंट्रोल तो सरकार को करना है कि उसके नॉर्म्स हैं उसको फुलफिल करे, जो भी खुले वो बाकायदा इसका नॉर्म्स को पालन करे, खुले। और जो खोल रहे हैं वो भी इस तरह से ना खोलें कि आप जो है खुद ही अगर अपने लोगों को अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो सरकार भी आपकी तरफ ध्यान नहीं देगी। मतलब आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो सरकार भी ध्यान नहीं देगी। तो हम पत्रकारों को सरकार से इसलिए मांग करनी पड़ रही है कि अभी तक पत्रकारिता का जो सेक्टर है वो संगठित नहीं हो पाया, ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया। भले ही 7वां वेतन आयोग के बाद मजीठी आयोग बना पत्रकारों के लिए, लेकिन क्या आप भी जानते हैं कि व्यवहारिकता में वो लागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सुनवाई चलती है, पर व्यवहारिकता में ये कैसे लागू होगा? क्या आज मेरी हिम्मत है कि मैं अपने चैनल के मालिक के खिलाफ कह दूं जाकर श्रम विभाग में कि मुझे सैलरी नहीं मिल रही? अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो नहीं कह सकती।
और श्रम विभाग आपको इनवाइट करता है कि आप आइए और बताइए कि आपको मिल रहा है, अगर कोई दिक्कत है तो ऐसे कहीं सॉल्व होता है। ये तो आपको देखना चाहिए कि कोई चैनल को लाइसेंस अगर आप दे रहे हैं और वो नॉर्म्स का पालन कर रहा है कि नहीं। तो आप तो ये चेक करते नहीं, और निरीह पत्रकार जो अपने बाल बच्चों को, अपने बीवी बच्चों को पाले, किसी तरह अपनी पत्रकारिता करे कि वो आपसे श्रम विभाग में जाके वो मालिक से लड़े अपनी सैलरी के लिए। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सिर्फ सरकार भी दोषी नहीं है, ये हमारे संस्थान भी दोषी है, लेकिन सरकार दोषी है कि जब आप चीज़ों को कंट्रोल करते हैं तो इसको क्यों नहीं कंट्रोल करते हैं। आप सच को कंट्रोल करने में क्यों लग जाते हैं। एक पत्रकार कुछ सच दिखाता है तो उसको कंट्रोल करने में लग जाते हैं, बजाय इसके आप इसको कंट्रोल कीजिए कि कुकुरमुत्ते की तरह लोग ना उगाएं, ढंग के लोग पत्रकारिता में रहें, नॉर्म्स का पालन करें, इतने इतने संगठन रहे, इतने इतने चैनल रहे, प्रिंट रहे, वो अपने नॉर्म्स का पालन करें और सब सैलरी दे, सब अपनी सुविधाएं इतनी दे कि आपके पास हमको आना ना पड़े। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम भी यहाँ के नागरिक हैं और हमारी खबरों से सिर्फ आलोचना नहीं होती है, हम आपकी जो योजनाएं हैं उनको भी लोगों तक बताने का एक सबसे बेहतर जरिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ होती है, पॉजिटिव न्यूज़ होती है, लोगों की मदद होती है। आप हमारी रिपोर्ट्स के माध्यम से लोगों की मदद कर पाते हैं, तभी तो नेता बनते हैं। हम रिपोर्टर्स, हम पत्रकार नेता बनाते हैं। कोई नहीं जानता है नेता को। नेता काम करता है, लेकिन आपके काम को एक जगह से दूसरे जगह तक कौन आपको व्यापक तौर पर परिचय करवाता है। मान लीजिए आप एक क्षेत्र में, तो आपको लोग जान सकते हैं। अगर आपको और बड़ा बनना है, आपको CM बनना है, MP बनना है, PM बनना है, तो मीडिया के ही माध्यम से तो होता है, नहीं तो आपके काम को दूसरे क्षेत्र के लोग कैसे जानेंगे। नहीं, जितने के बाद नज़रिया बदल जाता है। नज़रिया से याद आया कि काफ़ी ट्विटर को लेकर आप काफ़ी सक्रिय हैं, लगातार वर्तमान सरकार पर और मंत्री पर लगातार आप सवाल उठा रही हैं, घेर रही हैं। क्या दिक्कत हो गया? लोग बोलेंगे, इसलिए तर्क में भी बोल सकते हैं, हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो गया इसलिए आप नाराज़ हो गई और आप इस तरीके से आरोप लगा। क्या मामला क्या है? शशि जी, आपने खुद ही कहा कि मैंने 18 सालों से यहाँ निष्पक्ष पत्रकारिता की है, तो जब मैं कोई बात लिख रही हूँ तो इतना विश्वास लोगों को ज़रूर है कि अगर अन्य ने कुछ लिखा है तो कोई बात होगी। उसके पहले मैं बताना चाहूँगी, आपने ध्यान दिया होगा, आप ट्विटर पर देखते होंगे, कोरोना काल में एक बहुत अच्छा संबंध सबका आपस में बना। कोई बॉम्बे से, कोई दिल्ली से, यहाँ पे हम कुछ पत्रकार हैं, आदित्यपुर में संतोष हैं, अभिषेक हैं इनाडू के, मैं खुद, कुणाल सारंगी जी जो लीडर हैं, बन्ना गुप्ता मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री राज्य सरकार, ये सब का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना और हम सब ने मिलकर एक दूसरे की मदद की पूरे कोरोना काल में। और इस बाबत स्वास्थ्य मंत्री ने एक अपील भी जारी की थी कि हमको मिल के करना है। उन्होंने अपना एक राजनीतिक संदेश दिया था, तो उसके बाद से सब मिलकर हम लोगों ने काम किया। कभी हम लाश उठवाए हैं कि देखिए भाई स्वास्थ्य मंत्री जी, लाश पड़ा हुआ है, 3-4 लाश तो ऐसे उठी कई, उसके अलावा बेड नहीं है, ICU नहीं है, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं था। उसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं, खिलाड़ी हैं, ये हैं, वो हैं, बहुत सारी हम लोगों ने मदद की। आज भी मैं खिलाड़ी के लिए, हमने एक ट्विटर पे, हमको किसी ने महाराष्ट्र से कॉल किया कि आपके झारखंड का एक खिलाड़ी है, उसको ये मदद चाहिए, वो दिव्यांग है, तो हमने उस ट्वीट को आगे बढ़ाया। फिर हमारे ट्वीट को आगे बढ़ते बढ़ते बॉलीवुड तक जा पहुंचा है। बीच में उसमें कुणाल सारंगी जी भी आए हैं। तो इस तरह से एक साथ मैंने पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर के कई मैटर्स में इकट्ठा करके मदद दिलवाई। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा चल रहा था। मुझे कुछ ऐसी खबरें थी जिसको लेकर मैंने पूछताछ की थी मंत्री जी से व्हाट्सएप पे, और उसके बाद वो बहुत आग बबूला हो गए। उन्होंने मुझे कॉल किया और अब हम दोनों के बीच की बात है कि क्या है, मैं खुल के नहीं कुछ कहना चाहूँगी। मुझे लगा कि मुझे किसी खास न्यूज़ के लिए धमकाया गया है, जो कि धमकाया ही गया एक तरह से, और मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो मैंने उसको बहुत ही दुखी होकर के एक अपनी बात को लिखी कि नाम लेना फिजूल है, क्योंकि सत्ता की धौंस है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सत्ता की धौंस दिखाई जा रही है। उस दिन मेरे मन से एक बात निकली, जो मैंने लिखा भी है, कि अगर एक पत्रकार को कोई नेता धमका सकता है तो पत्रकार भी तो चुनाव लड़ सकता है। क्यों वो धमकी है क्यों सहते रहे हमेशा? अगर ये परिपाटी बन गई है मीडिया की कि मीडिया पे धौंस दिखाना है, कि आप हमेशा उनका अच्छा दिखाते रहे। हाँ, हमने हमेशा अच्छा दिखाया। हमने, आप हमारे ट्विटर को चेक करें, हमने काफ़ी धन्यवाद भी दिया हुआ है, और वो उस चीज़ को महसूस करते होंगे। हमने हमेशा धन्यवाद देने में कभी कोताही नहीं की है। पुलिस की भी धन्यवाद देने में कभी कोताही नहीं की, लेकिन जब कुछ लगेगा कि गलत है तो उसको भी तो हम दिखाने में कोताही नहीं करेंगे। ये अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कोई भी प्रशासन या शासन या सरकार, तो फिर मीडिया स्वतंत्र नहीं है। फिर तो हमने उस पर ही वो लिखा। तो अब तो तलवार से, कहते ना, म्यान से तलवार निकल गई और जो तीर निकल गया। तो अब तो ये बात निकल गई और लोगों का मैंने रिस्पांस देख लिया। इतना अच्छा है कि मुझे सचमुच इस पर गंभीरता से कॉल नहीं आया।
नहीं, फिर कॉल अभी नहीं आया है, इधर उधर से कुछ बातें आ रही हैं सामने, तो लेकिन अब इसमें मैंने तो कोई शिकायत की नहीं है, तो वो कहेंगे क्या? मतलब मैंने तो कोई ऐसा, तो मैं थाने चली गई और मैंने शिकायत कर दी और मैं फिर कहूँ कि मेरी शिकायत नहीं ली जा रही है? हमने अपनी व्यथा लिखी ट्विटर पे और उसका अंजाम ये हुआ कि हमने जो बात लिखी उसके रिस्पॉन्स में लोगों ने मुझे कहा कि आप आगे बढ़िए और आप बिल्कुल आगे बढ़िए, हम चाहते हैं कि आप राजनीति में आए, ऐसा मुझे लोगों ने कहा। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने जो कहा उसको मैं करके दिखाऊं, और लोगों की जिम्मेदारी है कि मेरे जैसे पत्रकार जिन्होंने अपनी सैलरी से 1 रुपया ज़्यादा नहीं कमाया हो, ये मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए वो सपोर्ट करें और वो साथ दें। ये कैसे होगा मुझे नहीं पता, मुझे अभी कुछ भी नहीं पता कैसे होगा, पर एक विश्वास है कि अगर राजनीति को बदलनी है, अगर राजनीति में जितनी तरह की गंदगी है, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, इन सब को अगर ठीक करना है तो आना पड़ेगा। रेडिकल चेंजेस चाहिए, आमूल चूल परिवर्तन चाहिए, तो कुछ नया करना होगा। आप देखिए, आप आदित्यपुर में मुझसे बात कर रहे हैं, आप आए होंगे रास्ते में, आपने देखी होगी रास्ते की जो हकीकत आप देख रहे हैं कि पहले रास्ता बनता है, उसके बाद फिर एक योजना आ जाती है कि हमको सीवरेज योजना आ गई या जलापूर्ति या गैस, उसके बाद उस रोड को तोड़ दिया था। चलो यहाँ तक भी ठीक है, वापस पूर्व स्थिति नहीं बहाल करती एजेंसी। ये वही एजेंसी है जो जमशेदपुर में कर देती है, टिस्को क्षेत्र में। ये गैप, ये भेदभाव क्यों है? टिस्को क्षेत्र में क्यों ऐसा नहीं होता है कि रोड को तोड़ के जब वहाँ पाइपलाइन या कुछ भी बिछाया जाता है, केबल के काम, वापस सड़क की स्थिति, पूर्व स्थिति बहाल हो जाती है? यहाँ पे ऐसा क्या हो जाता है? यानी कि यहाँ कमीशन चल रहा है, या आप क्यों चुप है? अगर आप चुप हैं तो 2 ही कारण हो सकते हैं ना, आपको कुछ ऐसा प्राप्त हो गया है कि उसके बाद आप कुछ बोल नहीं सकते, आपके मॉरल में वो दम नहीं है। मैं बोल रही हूँ, मेरे मॉरल में दम है, मैं बोल रही हूँ। टिस्को क्षेत्र में जुस्को का काम चलता है, जुस्को में कमीशन नहीं चलता है, तो वहाँ पे काम हो रहा है अच्छा से। आप जुस्को को नहीं देंगे यहाँ काम, आप किसी और को देंगे, और फिर इसलिए कि एक अंडरस्टैंडिंग है फिर सबके बीच में, इसमें सब शामिल हैं, इसमें जनप्रतिनिधि भी है, एजेंसी भी है, सारे लोग हैं, तमाम लोग, इसमें सबकी जिम्मेदारी है। आप देखिए यहाँ पर रास्ता को टेम्पररी बनाने के लिए आदेश दिया आयुक्त ने, उसके बाद भी देखिए मिट्टी से भरा जा रहा है, वहाँ पे मिट्टी से ढलाई की जा रही है। मतलब तू डाल तो मैं पात, लोग ट्विटर पर लड़ते हैं, फोटो डालते हैं, एजेंसी आती है, फिर खानापूर्ति की जाती है, फिर उसमें भी फिर भ्रष्टाचार का खेल शुरू हो जाता है। क्यों? एक ही कंपनी मधुकौन उड़ीसा में सड़क बना देती है और यहाँ पे NH-33 में वो नहीं बना पाती। ये सोचने वाली बात है कि झारखंड में क्यों इतना मुश्किल है, और इसी झारखंड के छोटे से जमशेदपुर के टिस्को एरिया में सब चीज़ इतना अच्छा क्यों है? तो आप उसी टिस्को से काम लीजिए, उसी टिस्को को पैसा दीजिए और उसी से काम कराइए। अगर आपसे नहीं हो रहा है छोड़ दीजिए। तो यानी कि आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है। आप आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं और उसकी इतनी नारकीय हालत रहेगी तो क्या यहाँ पे कोई उद्योग आएगा? तो नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों में कुछ काम करने की ज़रूरत है? और नीचे से ऊपर तक जो पैसा पहुंचाने वाला जो सिस्टम विकसित हो गया है, और इस पर हम लोग को अब चुप नहीं रहना चाहिए, खुलकर बात करनी चाहिए। लोगों से भी मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या वास्तव में आप उसमें परिवर्तन चाहते हैं? क्या आप एक नवीन पटनायक जैसा नेतृत्व चाहते हैं, उड़ीसा के नवीन पटनायक जैसा, जहाँ चुपचाप खामोशी से काम हो रहा है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है? वहाँ देखिए भुवनेश्वर में एम्स खोला गया है, हमारे यहाँ MGM की हालत इतनी खस्ता हाल है कि पूरे कोरोना काल में आपके पास ले दे के बचा एक TMH MGM, उसके बाद चंद कुछ अस्पताल, उसमें भी क्या क्या कहानियाँ हुई आपको पता ही है, अस्पताल बंद हो रहे हैं। ठीक है, आप तो कड़ाई तो करना ही चाहिए, गलत तो बहुत किया है निजी अस्पतालों ने, लेकिन फिर अब एक सवाल हो गया है कि कुछ अस्पतालों पे कार्रवाई हो रही है, कुछ पे नहीं। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय था ये कि पहले आप सरकारी तंत्र को दुरुस्त कीजिए। आप जैसे कि केजरीवाल से सीखिए, उसने शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में काम किया, उसने शिक्षा में काम किया ना, कम से कम सरकारी स्कूलों को इस लायक तो बनाया कि आज सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए पैरवी कर रहे हैं लोग। तो सरकारी चीज़ों को अच्छा बनाए बगैर आप सोचेंगे कि हम कार्रवाई करेंगे, तो उस कार्रवाई पे भी बहुत सारे सवाल हैं कि इस पर कार्रवाई है, उस पर नहीं है, और अगर आज कार्रवाई तो कल खुल कैसे गया हॉस्पिटल? बहुत सारे सवाल हैं, लोग हमसे पूछते हैं, हमसे कई बातें लोग करते हैं जो दबी छुपी ज़ुबान में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। तो अगर किसी की मंशा अच्छी है, उसके लिए भी कर रहा है, तो उसमें भी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन वो उसमें एक भेदभाव नहीं नज़र आना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर MGM की व्यवस्था नहीं सुधर पा रही है तो फिर तो बेकार है, फिर ये पूरा शासन चलाना बेकार है। एक MGM की व्यवस्था मुझे समझ में आ रहा है, मैं 18 सालों में जूनियर पत्रकार से सीनियर पत्रकार बन गई और आज भी MGM में वही स्थिति। अगर आज भी मैं खड़ी हो जाऊँ तो दिन में 3 स्टोरी ऐसी होगी कि ठेला पे लाया गया, शव को ठेला पे ले गया, मरीज को ठेला पे लाया गया, एम्बुलेंस ख़राब थी, एम्बुलेंस नहीं मिला, बेड नहीं मिला इमरजेंसी में,
इलाज नहीं हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तमाम तरह की घटनाएं मिलेंगी। फिर कहेंगे कि आप लोग पॉजिटिव न्यूज़ नहीं बनाते हैं। तो पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ती है शशि जी, और नेगेटिविटी आपके सामने आती है। तो हम कैसे सत्य से मुंह मोड़ सकते हैं? आप ठीक कर दीजिए उसको, हम खड़े होकर तरसते रहेंगे नेगेटिव न्यूज़ बनाने के लिए? नहीं मिलेगा। तो पत्रकार नेगेटिव बनाने के लिए नहीं जाता है। पत्रकार को इतना दिखता है ना सत्य की, वो क्या करेगा? वो हम लोगों ने तो कई बार इस तरह से, जब आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, हम जब माइक लेके जाते हैं, हमने 18 सालों तक यही किया है, तो उसको देख करके भी कई सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। तो ऐसा भी करता है पत्रकार, लेकिन पत्रकार अपना प्रचार नहीं कर पाता ना, वो नेता का प्रचार कर पाता है। नेता का बाइट लिया, नेता की बाइट चली, नेता की बात छपी, तो नेता प्रचलित हुआ, लेकिन वही नेता फिर पत्रकार को ही धमकी देता है। ये बहुत दुखद हालात हैं। तो क्या पत्रकारिता में कहीं कमी आ गई इसलिए धमकी दे रहा है, या नेता मतलब पॉलिटिक्स में है? तो राज्य के लिए ज़रूरी क्या है? जो आप तमाम सारी समस्याएं अभी बताई, हो एमजीएम की समस्या हो, या आपने बताया कि वही मधुकोन में उड़ीसा में काम करता है, यहाँ पर नहीं, तो क्या केवल राजनीति में भ्रष्टाचार है इसके वजह से, या पत्रकारिता को भी सुधारने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। हमने पहले भी कहा कि अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये स्थिति, सच कहा आपने, ये स्थिति क्यों आई? आखिर हिम्मत कैसे होती है? क्योंकि हमने ऐसा वातावरण बना दिया कि लोग समझते हैं कि एक ही थैली के सब चट्टे बट्टे हैं, सबको एक ही तराजू में तौलते हैं। आपको याद होगा पिछले चुनाव में हमने सूर्य सिंह बेसरा की शिकायत की थी, लिफाफा थमाने की कोशिश हुई थी मुझे, मैंने डीसी को शिकायत की और मजिस्ट्रेट के बयान पर, और ये केस साक्षी थाने में दर्ज हुआ। सूर्य सिंह बेसरा पीसी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे भी उस तराजू में तौलने की कोशिश की। पहले नहीं किया कभी किसी ने, लेकिन पिछले चुनाव से जो बदलाव दिखने लगा पत्रकारिता में, तो लोगों को लगा शायद ये भी बदल गई होगी, तो चलो ट्राई करते हैं। तो यही चीज़ अब भी हुआ होगा, जो मुझे धमकी दी गई कि चलो देखते हैं ये कहीं डर जाए, या जो भी हो, मतलब सच नहीं बर्दाश्त हुआ, जो भी हो, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर तो गिरावट आई भी है। लेकिन कहते हैं ना, भूखे पेट हरि भजन न होए। तो एक तो मतलब ये है कि पत्रकार से ही सब उम्मीद करते हैं कि वो भगत सिंह बन जाए, सूली पे लटक जाए, उसके बारे में कोई सोचता नहीं। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है क्रिया प्रतिक्रिया है। शायद पत्रकारिता के संस्थान मजबूत हो जाएं और एक ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें सुधर जाएगी। क्योंकि अभी भी देखिए कि कोई पत्रकार कितना भी खराब हो सकता है कि आप उस पर आरोप लगाते हो कि वो कुछ ऐसा गलत कार्य करो, फिर भी तो वो 10 में से 8 तो वो सत्य पर ही दिखाता है, एक आध में कुछ करता होगा जो समस्या को दिखाता है। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं उसका जॉब ही ऐसा है ना कि उसको तो सच दिखाना है, आपकी प्रॉब्लम्स दिखाने, और उसी बहाने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो एक गलत पत्रकार भी बहुत अच्छा काम करता है। मतलब एक गलत पत्रकार जिसको आप कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं ना यार वो तो वसूली करता है, ये करता है, तमाम तरह के आरोप लगते हैं कि सच का बिजनेस कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, फिर भी उसके पास पुण्य बहुत आ जाता है, क्योंकि वो कई लोगों की भलाई कर जाता है। जिसको आप गलत कहते हैं ना, उस गलत काम में भी कई लोगों की भलाई छुप जाती है। तो इसलिए हम गिरेबान में तो सबको अपने झांकने की ज़रूरत है, क्योंकि पत्रकार, नेता, हम सब तो इसी समाज के अंग हैं। कहीं ना कहीं हमने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, कहीं ना कहीं हम इस बात को समाज में, अरे उसका इतना फ्लैट है, उसने इतना कमा लिया, इसको बढ़ावा दे रहे हैं कहीं ना कहीं, इसलिए लोग भी प्रेरित हो रहे हैं भ्रष्टाचार करने के लिए। तो इस पर तो सोचना होगा, और सिस्टम सही हो जाएगा ना तो भ्रष्टाचार भी बंद हो जाएगा। और सिस्टम तभी सही होगा जब नीचे से लेके ऊपर तक ये जो पैसा पहुंचाने की संस्कृति है ना, उस पर वार करना होगा। और नए नए लोग जो आएँ और जो ये सोच के बैठे हुए हैं, बैठ के क्रिटिसाइज़ करने से कुछ नहीं होगा। अगर राजनीति को बदलनी है, सिस्टम बदलना है, तो अच्छे लोगों को आना पड़ेगा, और लोग समाज की मदद से ही आए। जैसे कि पूर्वी विधानसभा में रिकॉर्ड तोड़ा सरयू राय जी ने। आपको अब मैं बताना चाहूँगी, मुझे किसी ने बिजनेस करने की सलाह दी है, क्योंकि मुझे संसाधन जुटाने होंगे तो पैसा आएगा तो मैं राजनीति कर पाऊँगी, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। तो सही जी, हाँ, मतलब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं। तो मेरा कहना है कि कोई नहीं जानता अगले क्षण कब क्या होगा। कोई जानता था कि पूर्वी जमशेदपुर में सरयू राय जी जीत जाएंगे, अपना वो छोड़कर 15 दिन पहले वो अपना क्षेत्र बदल लेंगे, और वो खड़े सिर्फ हो जाएंगे, अपने आप सब चीज़ें हो जाएंगी और वो जीत जाएंगे। तो ये तो कोई नहीं जानता है। तो समाज जब साथ दे देता है किसी का, तो ये भी होगा। अगर समाज साथ दे देना तो अच्छे लोग आएंगे राजनीति में। अगर उनके ऊपर ये टेंशन रहेगा कि अब मुझे बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, फिर राजनीति करनी, तो फिर तो भ्रष्टाचार वहीं शुरू हो गया। तो फिर अगर मैं इतने पैसे लगाऊंगी राजनीति में, तो फिर मैं राजनीति में जाके फिर तो उसका रिटर्न खोजूंगी। तो ये तो पूरा सिस्टम है, बस यहीं पर तो चोट करना है। और ये चोट होगा अच्छे पढ़े लिखे लोग, अलग अलग सेक्टर से ऐसे युवा जो कुछ करना चाहते हैं, जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, और वो सबको समाज लेकर के आए तो बदलाव ज़रूर आएगा। चलिए, लास्ट सवाल, पत्रकारिता आगे करेंगी या फिर राजनीति? पत्रकारिता तो आपके साथ चलता ही रहेगा, संस्थान के साथ चले या स्वतंत्र या राजनीति?
अभी तो फ़िलहाल जो है स्वास्थ्य लाभ कर रही हूँ, तो थोड़ा सा समय लगेगा। ब्रेक के बाद वापसी करूँगी। अभी तो पत्रकारिता जारी रहेगी, क्योंकि अगर चुनाव की बात जहाँ तक कहें कि मैंने कह दिया तो पीछे तो नहीं हटा जा सकता। अब तो ये समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब मुझे इतना उत्साह मेरा बढ़ा रहे हैं, तो सारे लोग अगर सहयोग करते हैं तो ज़रूर 2024 में मैं चुनावी मैदान में उतरूँगी। ये तो मैंने भी ठान लिया है, और उसके पहले अभी तो कुछ समय है, तो पत्रकारिता तो होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। और तमाम, इसलिए कि समय कम है और बहुत सारे इशू है और बहुत सारा इनका अनुभव है जिस पर बातचीत करना है। लेकिन आज हमने खास पत्रकारों के लिए जो कोरोना काल में जो अपने परिवारों को खो दिए, उन लोगों के लिए कुछ व्यवस्था हो रही है, उनके संघर्ष के बारे में भी हमने जानने की कोशिश की, और वर्तमान जो व्यवस्थाएं चल रही उसके ऊपर भी किस तरीके से जो है आप और हम सब चाहते तो हैं कि सब कुछ जो है निष्पक्ष तरीके से आपको खबर भी मिल जाए और बिना भ्रष्टाचार का काम भी हो जाए। लेकिन जब निष्पक्षता की बात आती है, जब सपोर्ट और समर्थन की बात आती है, तो आप हम नहीं करते हैं। तो इसलिए जब तक हम खुद ही आम जनता के तौर पर ईमानदार ना हो, तब तक हम नेता या पत्रकारी से केवल ईमानदारी ढूंढना कहीं ना कहीं बेईमानी है। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।